foreign policy, in my view, is not being seriously treated by the government. अगर local audience खुश है, वो खुश है। अगर आप मुसलमान को मार रहे हो तो हम तुम दोस्त। पर उनको क्या ऐसा फायदा होता है उससे? मतलब इतने टाइप की स्टेटमेंट दे देंगे वो लोग कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो कश्मीर में हालत हमारी। एक जमाना था कि हम बच्चों को बोलते थे यार ज्यादा टाइम टीवी मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी, दिमाग खराब हो जाएगा। हुआ है उल्टा, बच्चे ठीक है। माय क्वेश्चन वुड बी फॉर यू एंड योर टीम आल्सो कि आप लोग को डर नहीं लगता क्योंकि वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है? ये तो जो वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ वायलेंस इन जनरल। आप पे तो हमने वैसे न्यूज भी पढ़ी है, काफी टाइप के एक्शंस लिए हुए हैं सरकार ने। बहुत लंबी कहानी हो जाएगी ये। आज के हमारे जो गेस्ट हैं एक्चुअली उनको इंट्रोडक्शन की तो जरूरत नहीं है, बहुत ही रिकग्नाइजेबल फेस हैं। अभिनंदन सेखरी, वो सीईओ एंड को फाउंडर हैं न्यूज लॉन्ड्री के। आई नो आप में से बहुत सारे लोग न्यूज लॉन्ड्री के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, पर जो लोग नहीं जानते, न्यूज लॉन्ड्री उन बचे कुछ नामों में से है जो एक्चुअली ट्रू जर्नलिज्म कर रहा है पूरे देश में। बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्सेशन थी हमारी अभिनंदन के साथ। हमने बात की कि भाई हमारी जो मीडिया है वो इतने बड़े गड्ढे में क्यों है, वो ऐसा नैरेटिव हिंदू मुस्लिम वाला या जितनी भी वॉर मॉन्गरिंग करते हैं वो टीवी पे, वो क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। साथ ही साथ ये भी बात हुई कि कैसे ये मीडिया हमारे देश को तबाह कर रहा है, हमारी जो सोसाइटी है उसको एकदम ही खत्म कर रहा है, लोगों की जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है उसको भी खत्म करते जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स आज के डेट में जो भी जर्नलिस्ट हैं उनकी जान पे कितना खतरा मंडरा रहा है, हमने उसके बारे में भी बात की। तो बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्सेशन है, इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग। तो भाई के रेटेड को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड डेफिनेटली न्यूज लॉन्ड्री को भी जाके सब्सक्राइब करो। नाउ लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। थैंक यू अभिनंदन, आपने टाइम निकाला फॉर अस। माय प्लेजर। एंड एक चीज जो हम काफी अपने चैनल में डिस्कस करते हैं एंड हम एक्चुअली बहुत परेशान हैं उस चीज से, वो है द स्टेट ऑफ आवर इंडियन मीडिया। कि मतलब कुछ सर पैर नहीं हमारे, तो मतलब बहुत भरे हुए हैं उससे। तो वी थॉट कि भाई हम किसी ऐसे इंसान से बात करें हु इज एक्चुअली प्रेजेंटिंग न्यूज द वे इट शुड बी, जैसे ग्लोबली होता है। और वो इंसान नहीं मिला तो आप मुझे गिने चुने नहीं रह गए लगता है। अरे क्या, चलो वो तो मिल नहीं रहा, अभिनंदन से काम चला लेते हैं फिलहाल। नहीं तो हमें लगा कि हम तो उनसे बात करें जो थोड़ा हमें इनसाइट्स भी दे सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, and possibly comment on के how bad the situation is or if there's any glimmer of hope। तो हमारा तो actually सबसे पहले ज़्यादा attention इसलिए आया बिकॉज हम जियोपॉलिटिक्स पे फोकस्ड एंड वी केम अक्रॉस, जैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कवरेज की, इजराइल ईरान वॉर की कवरेज की। तो सबसे पहले तो इतनी ज़्यादा वॉर मॉन्गरिंग है मीडिया में, जो नॉर्मल सोसाइटी में भी अगर आप बात करो तो वो इतना बुरा माना जाता है कि भाई आप डेथ सेलिब्रेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कराची पोर्ट वो फोड़ दिया एंड उस पर सेलिब्रेशन हो रही है। मतलब वहां पे भी लोग रहते हैं, इतनी डिसेंसिटिव, मतलब क्या बोलो इनके बारे में, इनह्यूमन लाइक बिहेवियर है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट कि कहाँ से कैसे इतना बुरा कैसा हो गया हमारा मीडिया कि ह्यूमनली भी बिहेव नहीं कर सकते ऑन टेलीविजन? मतलब ये तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, बट यू नो टू सम इट अप, एक तो जब न्यूज़ लॉन्ड्री शुरू किया था हमने 2012 में, तब हम इंडियन मीडिया बहुत लूजली यूज़ करते थे क्योंकि हमारे पहले डिजिटल मीडिया पे मीडिया कमेंट के हूट ही था और वो बहुत एकेडमिक था। तो मीडिया वाज 99.9% ब्रॉडकास्ट एंड प्रिंट। इतना बुरा नहीं था जितना 2025 में, लेकिन डाउनहिल शुरू हो गया था। तो 2-4 साल तक मीडिया बहुत लूजली यूज़ किया। अब जब मैं यूज़ करता हूँ, मैं डिस्टिंक्शन करता हूँ लेगेसी मीडिया या न्यू मीडिया, मैं डिस्टिंक्शन करता हूँ ब्रॉडकास्ट मीडिया या प्रिंट मीडिया। दोनों में प्रॉब्लम्स है लेकिन अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम। मैं डिस्टिंक्शन करता हूँ, जब भी मैं कहीं जाके बोलता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा जो कमेंट्री है वो प्रीडोमिनेंटली हिंदी और इंग्लिश लेगेसी मीडिया पर है, क्योंकि बंगाल, तमिल, मराठी में क्या हो रहा है थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे, लेकिन बहुत आइडिया नहीं है, क्योंकि इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, करेक्ट। अब 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस वाले देश में मीडिया एज ए जनरल यूज करना, लोग बोलेंगे नहीं लेकिन ऐसे वहां हुआ था, एक्यूरेसी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो नाउ क्योंकि डिजिटल मीडिया और न्यू मीडिया काफी ग्रो कर चुका है इन परसेंटेज टर्म्स, इट इज अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ न्यूज कंजम्पशन। तो मैं बस इतना क्वालिफायर कहूँगा कि लेगेसी मीडिया, स्पेशली ब्रॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश मीडिया का, तो इतने वो गटर में चले गए हैं कि वो ढूंढना मुश्किल है। प्रिंट थोड़ा फड़फड़ा रहा है अपने मेंटेन करने के लिए कुछ डिग्निटी। डिजिटल मीडिया में गटर वाले एक्सटेंशंस भी हैं और कुछ काफ़ी ढंग के जर्नलिज्म, रिपोर्टिंग और कमेंट्री करने वाले हैं।
तो अब थोड़ा फ्रैगमेंट हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। अब आपका सवाल कि जो ये वॉर को लेके करते हैं, जब हमने न्यूज़ लॉन्ड्री शुरू किया था, हम कभी कभी पाकिस्तानी ब्रॉडकास्ट के क्लिप्स लगाते थे, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कोई प्याला फेंक रहा है। इंडियन मीडिया इतना बुरा नहीं था तब, हम बोलते हैं इनको देखो, हम अपना चर्चा करते रहते, कम से कम हम वहाँ तो नहीं पहुँचे। अब हम वहाँ पहुँच गए हैं। और एक मैं आपको एनेक्डोट बताऊंगा, मेरे एक मित्र हैं, वो भी एक जानी मानी न्यूज़ प्लेटफॉर्म चलाते हैं, वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे बाहर, देश के बाहर। तो वहाँ दुनिया भर से जर्नलिस्ट आए हुए थे। तो वहाँ श्रीलंका, क्या कहते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के भी जर्नलिस्ट थे। तो वो बता रहे थे कि जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, वो बोलते थे यार हम तो सोचे थे हमारा, देवर समझ सेंसिबल जर्नलिस्ट, ऐसे मतलब पागलों का बारात नहीं थी जैसे, मतलब रिपब्लिक का इवेंट हो गया, नहीं मतलब इट वाज अ, तो वहाँ ढंग के जर्नलिस्ट जो सब आए थे, ढंग के लोग थे। तो बोलते यार हम अपने ब्रॉडकास्ट में हंसते थे, आप लोगों ने सिंदूर के बाद तो हमें भी पार कर दिया। और जो फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर उसके कारण हुए हैं, वो तो उस पर आपने भी एक वीडियो डाला है कमेंट करके, वो मेजर आर्या को लेके। तो बेसिकली इतना इसलिए पहुंचा है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। एक तो रियलिटी शो और न्यूज़ डिबेट्स में बहुत कम फर्क रह गया है, बस बजट का फर्क है। रियलिटी शो में आपको पूरा बिग बॉस का हाउस चाहिए, करीब 80-100 कैमरा चाहिए, चाहे आप KR को लाओ या जो भी हैं एलविश यादव टाइप को लाओ, उनको आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा देना होगा। यहाँ पर आपको 6 कैमरा चाहिए, आपके पैनलिस्ट्स 10,000 से लेकर 40,000 में काम निपटा लो, और एक कमरे में लड़ाई झगड़ा कर लो। तो वही बेसिकली हो गया है। एक वो एलिमेंट है, और दूसरा एलिमेंट है ये जो जिंगोइज्म। इससे आप अपने आप को सरकार के करीबी बता सकते हो। आप एक फॉर एग्जांपल हमारे कॉलीग्स के खिलाफ एक बहुत भद्दा ट्वीट, हिंदी का बहुत भद्दी चीज कह के एक जो बहुत राइट विंग बंदा है उसने डाली। अब ऐसे ऑफेंस के लिए इससे बहुत कम, लाइक फॉर एग्जांपल जो अशोका का प्रोफेसर है, उस पर केस हो गया, FIR हो गया, अरेस्ट हो गया। मतलब जुबैर ने एक बहुत पुराना क्लिप डाला था, वो अरेस्ट हो गया। अब अगर आप राइट विंग पागलपन दिखाओ, आप ऐसी चीजें कर सकते हो, आप पर कुछ कार्रवाई नहीं होगी। हमने केस वेस किया या FIR करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी और ने किया होता, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, पुलिस सुमोटो एक्शन ले लेती। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपने आप को रेलेवेंट करना आजकल के माहौल में, और दूसरा ज्यादा क्लिक्स पाना, क्योंकि रियलिटी शो देश में विदेश में कहीं भी न्यूज से ज्यादा आईबॉल्स लेगा। दैट इज अ रियलिटी। तो दैट इज व्हाई इट इज वेयर इट इज नाउ। इसमें एक चीज तो आई लाइक टू ऐड ऑन, क्योंकि मैं पोस्ट ऑपरेशन जब चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर, तो मैं थोड़ा सा पाकिस्तानी मीडिया की भी आने लगी, स्पेशली व्हेन पीपल स्टार्टेड गेटिंग बैंड। तो आपने कहा यार मैं देखूं कि ये बैंड क्यों कर रहे हैं इन लोगों को। तो कभी कभार पॉपअप कर जाता है। तो ऐसे देयर इज वन जर्नलिस्ट दैट आई फॉलो कॉल्ड सैयद मुज़म्मिल शाह, बहुत ही तगड़ी बात करता है, मतलब ओपन क्रिटिसिज्म पाकिस्तान जैसे कंट्री में करता है। एंड एक शो जियो न्यूज है आई बिलीव, वहां पे उसमें हंसना मना है करके शो चल रहा था, विच इज अ सटायर। एंड उसमें वो इंडियन मीडिया डिस्कस कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि अच्छा हमारे ऑपरेशन सिंदूर, ऑफ कोर्स दे weren't रेफरिंग टू इट एज ऑपरेशन सिंदूर, बट हमारी पाकिस्तानी मीडिया ने तो बहुत अच्छा काम किया। तो उन्होंने कहा आप कंपेयर किससे कर रहे हो, आप वो देखो ना, हमारी मीडिया ने किया वो काम जो करना था, पर अगर पाकिस्तान जिम्बाब्वे के साथ टेस्ट मैच खेलेगी तो जीतेगी। तो मतलब वी हैव रीच दैट लेवल, कि हम इतने घटिया हो चुके हैं। and if you see the early 2011s, late 2000s, early 2011, that time the Pakistani media was way worse than Indian media. मतलब हमारी discussions, debates, quality of coverage was not what it is now. वहां पर तो टेबल उठा के कर रहे हैं, आपने देखा होगा, एक प्याला फेंक रहा है, मैंने न्यूज़ लॉन्ड्री में देखा है। हाँ वो सब। तो हम 10 साल में वहां तक फटाक से पहुंच गए। बट हाउ डिड दे इम्प्रूव, मतलब वो बेटर कैसे हुए? कौन? पाकिस्तान वाले। वो एक उनकी उनका भी मीडिया कुछ खास नहीं है, मतलब इट्स नॉट दैट ग्रेट। एक तो वहाँ जो कॉमेडी का ट्रेडिशन है लूज टॉक के जमाने से,
वो एक बहुत है उनकी पंजाबी हाँ हाँ लेकिन वहां पर भी बहुत लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप वहां का आप मीडिया देखिए जैसे वो बांग्लादेशियों को कवर करता है या वो बलूचियों को कवर करता था वहां पर हम सोचते हैं कि ये देखो वो तो अपने पॉलिटिशियन का इतना मजाक उड़ा सकते हैं हाँ उड़ा सकते हैं क्योंकि पॉलिटिशियन के पास पावर नहीं है आपने किसी पाकिस्तानी मीडिया को देखा है आर्मी का मजाक उड़ा के दिखा दे राइट तो कुछ खास बेटर नहीं है वो बस हमें कभी लगता है कि यार देखो वो अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसा मजाक उड़ा सकता है लेकिन हम चीफ ऑफ स्टाफ के बारे में नहीं उड़ा सकते तो जिसके पास पावर है ये सब कॉन्टिनेंटल प्रॉब्लम है बस हम कल्चरली ना जिसके पास पावर है हम उससे पंगा नहीं लेंगे नवाज शरीफ का उड़ा लो इमरान खान का उड़ा लो जनरल साहब का उड़ा के दिखाओ हम्म यहाँ हम जनरल साहब का भी उड़ा सकते हैं लोग बोलेंगे हो एंटी नेशनल हो रहा है लेकिन जनरल साहब हमें आके उठाएंगे नहीं अरेस्ट करने नहीं आ जाएगा कोई our army is not that so macro picture I think we are still way better off than Pakistan मतलब Pakistan is not a serious country in my view but when it comes to coverage of this conflict our Arnabs and that Sinha what's his name वो network 18 में जो होता था सुशांत सिन्हा ओहो मतलब वो तो उसने तो वीडियो डाला जी ही वॉज ट्राइंग टू मेक अ वर्च्यू कि हमने गलत न्यूज दिखाई लेकिन अच्छे कारण के लिए दिखाए हमारे इरादे नेक थे मैंने कहा यार ऐसा गधा मतलब खाओ मतलब इट इज लाइक सेइंग दैट ओहो आई हैव बीन कॉट चीटिंग बट सी आई वाज चीटिंग बट आई वाज डूइंग इट इन अ वे दैट इज सो क्लेवर दैट यू हैव टू हाँ I was like, dude, what are you doing? So it is. I would rather we don't compete with Pakistan. अगर आपको compete करना ही है, तो आप Western democracy से करो क्योंकि Pakistan is not as evolved a democracy as we are, and we are not as evolved a democracy as say a US or a Britain or a France. So अगर हमें compete करना ही है 5 trillion, 8 trillion, 12 trillion, तो वहां से compete करो ना. और आप पाकिस्तान से compete करोगे चाइना से compete करोगे तो नॉर्थ कोरिया से कर लो फिर यार मतलब अगर वो ही आपका एस्पिरेशन है तो आप छोड़ दो मीडिया हाँ पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया में 10-20 रैंक का ही फर्क होगा इन तो I mean, टर्म्स it is- अपन भी कोई पाकिस्तान से प्रेस फ्रीडम में बहुत वो तो है नहीं। एग्जैक्टली तो एक बट कुछ ऐसी न्यूज आई थी उस टाइम पे विच वाज सपोर्टेड बाय द मीडिया सपोर्टेड बाय आवर आर्म्ड फोर्सेस जैसे कि एक था पर्टिकुलर कि गोल्डन टेम्पल को टारगेट किया है पाकिस्तान ने एंड उसमें एक समवन फ्रॉम द आर्मी हैड कम उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कहाँ ऐसा हुआ हमने डिफेंसेस मूव किए थे ANI ने तो स्मिता प्रकाश ने पूरा पॉडकास्ट करके बताया था आई कांट रिमेंबर द नेम ऑफ हु वाज द मेंबर फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस फिर बाद में वो डिबंक भी हो गई न्यूज़ के नहीं ऐसा नहीं था मेन स्ट्रीम मीडिया में ही आ गया TOI एवरीवन रिपोर्टेड तो इस टाइप की रिपोर्ट करके क्या फायदा मिल रहा है आपको आप क्या बताना चाह रहे हो कि सामने वाला इतना ह्यूमन ही नहीं है नहीं इट इज बेसिकली फियर मॉन्गरिंग फॉर एग्जाम्पल जब पहला वो आया था ना कि दे हैव टारगेटेड सो एंड सो सिटीज मोहाली चंडीगढ़ लुधियाना जालंधर ये वो आई वाज फिगरिंग आउट वेयर हैज दिस कम फ्रॉम एंड दिस इज नॉट जस्ट इन दिस केस काफ़ी केसेस हैं कुछ भी आप उड़ा लो और बाद में उसका फॉलो अप नहीं है और जब भी हमारे देश में ऑफ लेट नेशनल सिक्योरिटी को लेके आप कुछ भी पेल दो अगर सरकार को नहीं अच्छा लगा तब आपकी वाट लग गई लेकिन अगर सरकार को उससे ज़्यादा तकलीफ नहीं है तो एक्यूरेसी ऑफ न्यूज़ लेटर यू डोंट हैव टू स्टैंड बैट अब वो याद है वो जो उसने पढ़ा था वो हमारे जो करारे चने अब सी नेटवर्क 18 में वो पहले टाइम्स में होते थे राहुल शिवशंकर वो उसने जी पाओमिंग टिंग पाओलिंग ऑफिसर्स हु वेंट कुछ था नहीं दे डिड नॉट रिट्रैक्ट इतनी सारी न्यूज़ चली है जिसका ना कोई सर पे पैर है सोर्स कहाँ से आई क्या पता चला नथिंग बट लगा दो बाद में यू डोंट हैव टू विथड्रॉ यू डोंट हैव अपोलोजाइज डोंट हैव टू रिट्रैक्ट सो इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ योर टाइम भरना होता है आपको बस 40 मिनट भरने हैं 26 मिनट भरने हैं अब उसमें किससे भरने हैं वो फर्क नहीं पड़ता जर्नलिज्म से नहीं भरने जरूरी वो तो अपन एज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन में तो अपन जी रहे हैं मतलब जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतना मिस इन्फॉर्मेशन तो बढ़ रहा है तो देयर इज नो राइट और रॉन्ग और इन्फॉर्मेशन इंडिया have तो to- नंबर 1 है you just have to हाँ you just have to इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन में तो अपन ये बात कर रहे थे कि अगर सरकार को फर्क नहीं पड़ता उस चीज से पर कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिसमें सरकार को तो फर्क पड़ेगा ही ना फॉर एग्जांपल अपन जैसे बात कर रहे थे कि फॉरेन पॉलिसी तो इजराइल ईरान को कवर करते हैं जब व्हेन दे वर कवरिंग तो उस पे तो एकदम ही प्रो इजराइल हो गए जैसे सारे न्यूज चैनल मोस्टली सारे तो उस पे जब इंडिया टुडे के साथ ईरानियन एम्बेसडर का इंटरव्यू था ही डिडंट यूज द वर्ड क्रिटिसाइज्ड ही पर्पसली सेड आल्सो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ बट कवरेज वाज नॉट न्यूट्रल
तो इससे तो फॉरेन पॉलिसी को फर्क पड़ता है। फिर आपके ये जो राइट विंग ट्रोल्स टाइप ही हैं, उनको जो भी नाम दे दो, कुछ भी बोल जाएंगे, गौरव आर्या जैसे हमने डिस्कस किया, तो वो तो फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करता है ना। Damage तो आप करता है। कैसे? अब मतलब ऑनेस्टली जो मेरी पर्सनल व्यू है, मेरी रीडिंग है कि जिस कैलिबर और क्वालिटी की लीडरशिप स्पेसिफिकली इंडिया और यूएसए में और कुछ और देशों में भी है, उनका जो भी मैसेजिंग है मीडिया के थ्रू, उनको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा, थोड़ी सी अनॉयंस होगी, लेकिन खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब अपने लोकल इलेक्टोरल ऑडियंस के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। अब ट्रम्प को देखिए, उसने यूएसए के फॉरेन रिलेशंस की वाट लगा दी है ना। इट इज नॉट गुड फॉर अमेरिका, इट इज नॉट गुड फॉर देयर इकोनॉमी, बट इट इज गुड फॉर हिज बेस। मैसेजिंग इज लोकल इलेक्शन जीतने के लिए। फॉरेन पॉलिसी मेरे नज़रिए से टॉप लीडरशिप इंडिया और अमेरिका, वो भी परफॉर्मेटिव है जब वो वहाँ भी जाते हैं, अपने लोकल ऑडियंस को केटर कर रहे हैं। जब मोदी जी अमेरिका भी जाते हैं, वो जो मोदी मोदी चाहे वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, उनको ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इससे कुछ आएगा। लोकल ऑडियंस को थोड़ा एनर्जाइज करना है, तो इसलिए वो थोड़ा इरिटेट हो सकता है। आई मीन आई नो फॉर अ फैक्ट कि एक बार तो वो आई थिंक पेपर में भी आया था कि एक यंग मिनिस्टर ने सारे एंकर्स को एडिटर्स को बोला था, यार इतना भी पागलपन नहीं, थोड़ा टोन इट डाउन अ लिटिल बिट, इट्स नॉट गुड। लेकिन किसी ऐसा तो नहीं किसी का चैनल बैन कर दिया। हालांकि केबल टेलीविजन एक्ट जो पहले था और अब नया वो ब्रॉडकास्ट बिल वगैरह ला रहे हैं, दे हैव इनफ पावर्स। एनडीटीवी की वो डॉक्यूमेंट नहीं बैन कर दी थी, कितने चैनल्स को आप जाइए आईएनबी मिनिस्ट्री की वेबसाइट में एक लिस्ट है पिछले 10 सालों में क्या क्या कौन से चैनल बैन हुए हैं, किस किस कारण से। उनके पास पावर है, लेकिन वो आके बोलेंगे चाहे को यार थोड़ा टोन डाउन करो, चाहे वो करें ना करें उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी इन माय व्यू इज नॉट बीइंग सीरियसली ट्रीटेड बाय द गवर्नमेंट। ये सब अगर लोकल ऑडियंस खुश है, वो खुश है, तो इट इज नॉट, आई डोंट थिंक वी हैव दिस विजनरी लीडर्स। कोई विश्वगुरु टाइप लीडरशिप है नहीं यहाँ है अमेरिका में, वो अपने लोकल ऑडियंस को पैंडर कर रहा है। I think what we are seeing with both leaderships, just since you brought up कि अमेरिका और इंडिया का जो leadership है बहुत मार्केटिंग बेस्ड, अभी दोनों जो पावर में लोग हैं वो मार्केटिंग और उसमें ज़्यादा फेस, उस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं और सब्सटेंस में बहुत ज़्यादा। I mean it's like I said, it's not a serious, वो एक what was that show of inheritance Inheritance, मर्डॉक पे जो बना है, मर्डॉक की लाइफ पे, हाँ अरे that series whatever it's called, It's very similar to Inheritance, yeah, okay, it doesn't even remember what it's called. It'll come to me. तो उसमें एक डायलॉग है जो पेट्रियार्क जो बोलता है, these are not serious people, अपने बच्चों के बारे में, they're not serious people, they cannot run my empire. तो वही है, these are not serious people as far as visionary leadership is concerned. They are just शोर मचा के लोकल बेस को खुश करो। तो आई मीन आप मतलब 1000 क्रिटिसिज्म कर लो, यू नो नेहरू के, आप 1000 क्रिटिसिज्म कर लो मनमोहन सिंह के, और मैं खुद बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूँ मनमोहन सिंह का, उनके घर का घेराव भी किया मैंने, पुलिस मुझे वहाँ से चक के भी ले गई थी 2007-8 में, लेकिन दे वर सीरियस पीपल, यू नो। नेहरू वाज अ सीरियस वर्ल्ड लीडर, you know, these guys are not serious people, they are you know performers. पर एक जैसे मीडिया को इतना क्या है कि वो दिखाती है इतना प्रो इजराइल, एक तो चलो आप वहाँ की न्यूज नहीं चलाते, वो तो चलो ठीक है, बहुत सारी न्यूज देश की नहीं चलाते तो बाहर की भी नहीं चला रहे आप, पर उनको क्या ऐसा फायदा होता है उससे दिखा के कि हम के भाई मतलब इतने टाइप की स्टेटमेंट दे देंगे वो लोग कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो कश्मीर में हालत हमारी खराब हो जाएगी। I mean that's just the narrative extension of the anti-Islamic rhetoric. तो लोगों को चाहिए वो, उनको हाँ मतलब इनके बेस को चाहिए, इनके ऑडियंस को चाहिए। और सरकार का चाहे आप देख लीजिए नाना प्रकार के जिहादों को लेकर, थूक जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, लव जिहाद, मैरिज जिहाद, यू नो शॉपिंग जिहाद, मैगी जिहाद, पता नहीं क्या क्या जिहाद लगा देते हैं, खाना ढाबा जिहाद, तो उसका एक एक्सटेंशन है। मतलब
आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट उनका लेना देना कुछ है नहीं इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को लेके, या इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट छोड़ के मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को लेके लार्जर, मतलब 1940 से लेके अब क्या हुआ, मतलब क्यों वहाँ से डिपेंडिंग ऑन द डेकेड यू पिक, देयर हैज बीन वन साइड दैट हैज बीन मोर टू ब्लेम देन द अदर साइड. इट हैज नॉट बीन कंसिस्टेंट थ्रू आउट. मतलब अगर आप अर्ली स्टेजेस को लेके देखिए तो आई मीन इन माय व्यू इजराइल वाज क्लियरली द विक्टिम. Then in the middle, it was clearly the aggressor. Then there was this strange relative peace, but Cold War type of situation. but then, I mean, now it is clear, in my view, I mean, the leaders of Israel should be tried as war criminals. I think it is. But पूरा context तो अभी का जो है कि भाई वहाँ मुसलमान हैं और ये मुसलमान नहीं है, जैसे वो जोकर है ना जो सुदर्शन चलाते हैं, क्या यहूदी ही यादव है? हाँ, वो तो ओहो. क्या ऐसा है क्या? मैंने कहा तो ये है लेवल. तो भाई अगर आप मुसलमान को मार रहे हो तो तुम दोस्त हैं. मैंने एक प्रोफाइल देखी थी और मैं डिस्कस कर रहा था एक डिप्लोमेट से. मैंने कहा आपको इंडिया में मिलेगा, ये बंदा इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, इसका डीपी है एडोल्फ हिटलर. इसका वो जो बड़ा पिक्चर होता है, एक तो ट्विटर पे एक तो गोल जो हाफ का पिक्चर लगता है और एक बड़ा बैनर पिक्चर होता है जो भी कहते हैं उसको, वहां पर उसने हिंदू स्वास्तिका जो हिंदू का जो हमारा है और जो नाजी स्वास्तिका लगाया है, उसका वो पिच है हिटलर विद अ टीका और उसका ट्वीट है गो इजराइल वार ऑफ पैलेस. मैंने कहा इसकी पॉलिटिक्स आप समझने की कोशिश करो, मैं चैलेंज करता हूँ. I think this brings us very nicely to कि इतनी मूर्खता हो गई है देश में, मतलब एंड मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स ये लोग ही फैला रहे हैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया वाले. ठीक है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, दे आर ऑल लाइक कंबाइंड आई गेस. तो इसमें मेरी तो पर्सनल जब टसल हो जाती है ना, घर पे हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है जो स्पेशली ऑफ अ सर्टेन एज है, सीनियर सिटीजन्स हैं, मान लो हमारे घर पे जितने बड़े हैं वो सब 60+ हैं, तो उनको समझ ही नहीं आता कि क्या गलत है और क्या सही है, तो वो अपने हिसाब से प्रोसेस कर लेते हैं चीजें कि हाँ ये ऐसा ही है, तुम सही नहीं बोल रहे हो. तो ये कितना डेंजरस हो गया है. चलो मीडिया तो आपने बोल दिया गड्ढे में है हमें, पर हमारी सोसाइटी के लिए कितना डेंजरस हो गया है कि जो लोग ये टीवी न्यूज़ देखते हैं कि हमारी सोसाइटी ही प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही. मतलब एक कायदे की बात, मतलब कि हाँ 2+2 4 है, इतने को भी कोई एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार, के नहीं है ही नहीं, तुम्हारे आंखों के सामने हो रहा है. पर मैंने तो टीवी न्यूज देखता हूँ तो वो जो क्रेडिबिलिटी एसोसिएट रहता है, चाहे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हो. मैं तो कहता हूँ कि एक जमाना था कि हम बच्चों को बोलते हैं यार ज्यादा टाइम टीवी मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी, दिमाग खराब हो जाएगा. हुआ है उल्टा, बच्चे ठीक है. जो हमारी मेरी जनरेशन और अबव है, वो अंकल लोग और दादा दादी लोग, यार आप कम जरा इंटरनेट पे रहो, टीवी देखो, आपका दिमाग खराब हो रहा है, बच्चे फिर भी ठीक है. तो ये जो है, दिस इज द चैलेंज ऑफ आवर टाइम. आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ आवर टाइम. एक 70s में एक किताब लिखी थी नील पोस्टमैन ने, अम्यूजिंग आवरसेल्व्स टू डेथ. इट इज़ अ मस्ट रीड अगर कोई भी मीडिया में इंटरेस्टेड है. उसका क्या प्रेडिक्शन था कि जब टेलीविजन यूबिक्विटस हो गया था यूएस में, केबल टेलीविजन, कि भाई उससे क्या असर पड़ रहा है हमारे देश पर, क्या हो रहा है. कुछ उसकी प्रेडिक्शंस ठीक आई थी, कुछ गलत आई थी, लेकिन उसका जो कंसर्न था वो इंडिया में फिर 90s और 2000 में हुआ. हम वी ऑलवेज अराइव 20-30 years लेट टू पार्टी ना. तो अगर आपको देखना है क्या हो रहा है, आप ब्रेक्सिट के वोटिंग पैटर्न देखो, आप डेटा देखिए. जो लीव वोट था वो ओवरवेलमिंग 60-70% से ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स का था. और जो स्टे वोट था वो ओवरवेलमिंग बिलो 30 वालों ने किया था. लेकिन द टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज पीपल हु वोटेड एट ऑल वर ओल्ड पीपल, क्योंकि उनके पास टाइम है. यंग लोग या तो सोएंगे या फिर काम में जाएंगे. मतलब वोटिंग इज अ लो प्रायोरिटी. अगर आप रिटायर्ड हो, वोटिंग तो आउटिंग है ना. जैसे हमारे देश में ना, जब कोई, मतलब आपने देखा होगा, इट्स वेरी मकाबर थिंग टू से, कि जब किसी की डेथ होती है, एक एक्साइटमेंट की लहर सी दौड़ती है ओल्ड लोगों के कि भाई अब चलो कोई एक सोशल इवेंट तो होगा, जाएंगे, रोएंगे, लेकिन साथ में करेंगे जो करेंगे. तो इट्स एन इवेंट. चाहे तो यंग पीपल विल नॉट वोट, बट वेरेवर यंग पीपल वोट, दे वोट फॉर स्लाइटली मोर प्रोग्रेसिव पोजिशंस. ऑल्दो अब ग्रैन्युलर लेवल पे जाइए, देयर हैज बीन इंक्रीज इन
Trump voters, from last time, from Biden voters, even among young people. Young Trump voters, yes. But by and large, if you take the big picture, if you don't go into the granular picture, it is the older people who are more impacted by fake news. ये narratives उन पर ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा consume कर रहे हैं. And they don't know how to fact check. They don't know how to go, like, it's Yeah, not natural for them to exactly, go that and they are- extra they are- step to Google the same thing. And they are or- not digital natives. They Yeah. don't understand. I mean, more of them don't understand the dangers of fake news online. Whereas in percentage terms, probably there are more young people who are aware of that. पर अब मुझे लगता है कि ये बहुत डेंजरस हो गया है इतना, क्योंकि अब ये जो डिजिटल ट्रोलिंग है इस लेवल की हो गई है. कुछ एग्जांपल ही ले लें, जो पहलगाम अटैक में जो वन ऑफ द विक्टिम्स थी, whose husband was murdered, तो उनके बारे में उन्होंने बस आके यही बोला कि भाई हमको कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए और- हिंदू मुसलमान में. और आप ये ऑनलाइन मॉब स्टार्टेड अटैकिंग हर. हाँ, क्या किस लेवल की कहानियां बनाने लग गए. फिर उससे और स्टेप ऊपर जाओ, जिसका मतलब कि नो वन इज स्पेयर्ड, जो अपने फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री जी, उनके फैमिली तक पहुंच गए. बिकॉज उन्होंने तो क्या किया, आके अच्छे से ब्रीफिंग ही दी ना कि हाँ ये था. Correct. तो मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब ये जीनी आउट ऑफ द बॉटल हो गया है. हाँ, when ये you अब are- कंट्रोल नहीं है किसी का when इसके you ऊपर. unleash the beast, हाँ, then you have unleashed the beast. मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते उससे. और वो तो रॉकेट साइंस नहीं है. वही है, अगर इन जैसे मुझे बहुत बढ़िया लाइन याद है, अरुण शौरी ने इंटरव्यू दिया था, आई थिंक कि 2014, 15, 16 जब मोदी जी पहली बार आए थे, तो एनडीटीवी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था. उन्होंने बोला था ये पूरी कैबिनेट को अगर आप टोटल कैबिनेट मिला लो, इन्होंने 4 किताबें नहीं पढ़ी हैं. एंड ही वाज राइट. तो जो हमारे अल्टीमेट डिसीजन मेकर्स है ना, देयर सेंस ऑफ हिस्ट्री इज दैट ऑफ अ कंप्लीटली अनएजुकेटेड पर्सन. ये जब चीज़ें हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ो, कोई भी बता देगा कि भाई व्हेन यू अनलीश द बीस्ट यू कैन नॉट कंट्रोल द बीस्ट. अब अगर किसी को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होता तो वो शायद दे वुड बी कॉग्निजेंट ऑफ दिस. लेकिन अगर आपको द ओनली टाइम यू हैव गॉट बुक्स इज व्हेन यू आर पोजिंग फॉर फोटोग्राफ्स. एक तो आई रियली वांट टू डू दिस इंटरव्यू एट सम पॉइंट, कि मैंने सेशन देखा है मोदी जी का, वो अपने लॉन में बैठे हैं, ऐसे 4 किताबें ऐसे पढ़ी, एक ऐसा, आई थिंक उनमें से एक ओबामा की है. ये कोई उनको इंटरव्यू करके पता है, आप बताइए उन 4 किताबों में सबसे अच्छी कौन सी लगी और कौन सा चैप्टर सबसे अच्छा लगा. आई एम क्यूरियस. वो इतनी सारी उन्होंने किताबें पढ़ी हैं अगर, तो मतलब I would assume that he would have a better idea of what is the historical context of decisions, how it works, how it doesn't. Let's leave it at कि मैनिफेस्टो के आगे कुछ नहीं पढ़ा होगा. मैनिफेस्टो ही पढ़ लियो अपनी पार्टी का, वही एक किताब है. मुझे तो Why No One Will Ask This, उससे तो मुझे वही याद आ गया कि you had done a parody of हाँ, निखिल कामत. वो इनफैक्ट हम रास्ते में देखते हुए आ रहे थे. दा ऐसे ऐसे हो गई पढ़ाई. एक और जो बहुत डेंजरस चीज देखने को मिली है, एंड माय क्वेश्चन वुड बी फॉर यू एंड योर टीम आल्सो, कि आप लोग को डर नहीं लगता, क्योंकि वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है. न्यूज लॉन्ड्री पे ही देखा था मैंने दैट देयर वाज दिस फीमेल जर्नलिस्ट महाराष्ट्र में, कितनी बुरी तरह मार रहे थे, मतलब वो मर सकती थी बेचारी ऑन द स्पॉट. ये तो जो वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ वायलेंस इन जनरल. अभी आप देखिए, अभी कावड़ का सीजन है, रोज एक नया वीडियो आपको देखने को मिलेगा. आज मैंने देखा एक बेचारे सरदार जी चाय की दुकान चला रहे हैं, उनको पीट रहे हैं. मैंने देखा कल किसी महिला को पीट रहे थे. मतलब आप देखिए रोड रेज को लेके, रेड लाइट पर कोई फुटेज, तो इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ दिस वायलेंस. डेंजर तब होता है, इम्प्यूनिटी मिलती है कि भाई जब स्टेट भी परसिक्यूट करने लगे जर्नलिस्ट को, तब आम आदमी को लगता है यार सेम टीम, पुलिस एंड मी सेम टीम, वो भी जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर रही है, हम भी पेल देना थोड़ा. ठीक है. तो अब फॉर एग्जांपल, जब वो याद है जब कन्हैया को पहली बार लेके गए थे वो कोर्ट हियरिंग के लिए, कैसे सब टूट पड़े थे, उसको पीटने लग गए थे, क्योंकि उनको लगा भाई स्टेट का दुश्मन हमारा दुश्मन, चलो हम भी पीट देते हैं. आप सोचिए कितने भाजपा नेताओं पे स्टेट के लेवल पे, नेशनल लेवल पे केस चल रहे हैं. एक को अगर कोर्ट ले जाते हुए वही ट्रीटमेंट मिले जो कन्हैया को मिला था, आप सोचते पुलिस बैठ के देखती रहेगी? नहीं ना. तो इम्प्यूनिटी मिल गई है. तो जर्नलिज्म शुड नॉट बी सच अ हाई रिस्क प्रोफेशन. लेकिन इंडिया में है. मतलब
बथेरे क्या कहते हैं ऑलरेडी रिस्क होते हैं जर्नलिज्म को लेके, केसेस, डेफेमेशन केस, ये वो, ऊपर से आप फिजिकल वायलेंस भी। तो मैं बस ये बोलूँगा कि हमें एक्नॉलेज करना चाहिए न्यूज़ लॉन्ड्री को और हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन को। हम दिल्ली में हैं, हम काफ़ी सेफ हैं, क्योंकि अगर कुछ हो ज़्यादा अटेंशन में आ जाए। मैं मिला हूँ इतने जर्नलिस्ट से स्मॉल टाउन यूपी में, एक हमारे मीडियम पे आए थे, पूरा उनके यहाँ पर गैश है, मतलब ही जस्ट अबाउट सर्वाइव्ड। उनको इतनी बुरी तरह मर्डर्स होते हैं इतने। इधर बिहार Small साइड तो towns, काफी हो रहे हैं, बिकॉज स्पेशली small- इंफ्रास्ट्रक्चर से पंजाब related। में हुआ था, माइनिंग को लेकर कोई रिपोर्टिंग कर रहा था, कोई किसी और फॉरेस्ट के स्कैम पर रिपोर्टिंग कर रहा था। तो बहुत रिस्क जो है वो ज्यादातर स्मॉल टाउन्स में ज्यादा रिस्क है। बॉम्बे, पुणे, दिल्ली में रिस्क है, लेकिन हम फिर भी प्रोटेक्टेड है, क्योंकि यहाँ की अथॉरिटीज रिलेटिवली बेटर ऑफ हैं, चाहे दिखाने के लिए ही, लेकिन वो थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करेंगे। स्मॉल टाउन्स में तो चांस ही नहीं है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, एंड आई थिंक दिस इज जर्नलिस्ट शुड कम टुगेदर, चाहे आप किसी भी तरफ के हों। बस ये नहीं चलेगा, आप पीट नहीं सकते। अब आप देखिए कि हमारे जो ब्रॉडकास्ट वाले हैं, उनके किसी जर्नलिस्ट का माइक ऐसे कर दे कोई, मणिशंकर अय्यर, ओ अटैक किया हमारे जर्नलिस्ट पर, अटैक, ओ माय गॉड, हाथापाई। अबे माइक क्यों किया यार? लेकिन कोई असल जर्नलिस्ट अपना असल काम करते हुए उसका खून भी हो जाए, वो साला स्टोरी नहीं चलाएंगे 1 घंटे की, ये तो छोड़ो। यहाँ पर माइक घुसेड़ रहे हो, किसी लीडर ने माइक ऐसे कर दिया कांग्रेस के, उस पर 1 घंटे का शो चलाएंगे। मतलब इतनी टुच्ची लेवल की इनके, मतलब सूट वूट पहन के अंग्रेजी सीख के। अब अर्नब सुना है ऑक्सफोर्ड भी गया था। जाइनिस ने करवाया होगा उसको। आप तो केआर के लेवल के है ना, आप हैं क्या? बिल्कुल। आप तो बिग बॉस में जो सबसे टुच्चे जो वो माइनर सेलिब्रिटी आते हैं, आप उस लेवल की जर्नलिज्म करते हैं, और आप पेल रहे हैं जैसे कि। लेकिन उनके इवेंट पर मोदी जी आएंगे, उनके इवेंट पर गडकरी जी आएंगे, उनके इवेंट पर और न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे ऑर्गेनाइजेशन को वो इंटरव्यू तक नहीं देंगे। वो तो छोड़ो, कोई भी लीडर नहीं देगा, क्योंकि हम तो सवाल पूछेंगे ना, चाहे ऑपोजिशन का हो, चाहे एनी सीरियस लीडर। ओके, आई शुड रीफ्रेज, आई विल नॉट से सीरियस, एनी लीडर हु इज इन अ सीरियस पोजीशन सीरियस है, वो सीरियस नहीं है, न्यूजीलैंड के जर्नलिस्ट को कहाँ देगा इंटरव्यू, चाहे वो गवर्निंग पार्टी का हो चाहे ऑपोजिशन का हो, क्योंकि हम तो सबसे सवाल पूछेंगे। तो अब एक क्या बन गया है, अब देखिए पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी व्हाटएवर डॉटर इन लॉ, नीस इन लॉ को इंटरव्यू दिया। मतलब कमाल है यार, तुम फैमिली में बैठ के ये वही हो ना, करण जौहर टॉकिंग टू हिज बेस्ट फ्रेंड्स डॉटर। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू पॉलिटिकल जर्नलिज्म एंड पॉलिटिकल इंटरव्यूज। हॉलीवुड। हाँ, कॉफी विद करण चल रहा है, कोई एक्चुअल एग्जैक्टली वही चल रहा है ही नहीं। तो दिस ब्रिंग्स अस टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई कोई डेटा है कि कौन लोग देख रहे हैं, टीवी न्यूज़ देखते हैं बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता क्या ये तो क्या ही नौटंकी चल रही है। आप हमारे स्टोरीज देखिए टैम और बार्क के बारे में, वो पढ़िए, हमने कही हैं स्टोरीज। TRP data is one of the most flawed data, but it is a question of that is the only data that there is. और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर जब डिसीजंस लेनी होती हैं, तब जजमेंट कॉल्स नहीं लेते। तब आप मुझे डेटा दिखाइए, असल है गलत है, डजंट मैटर। दिस इज लाइक दैट अकबर बीरबल स्टोरी, कि अकबर ने बीरबल को बोला कि तुम मेरे पूरे किंगडम से 10 सबसे मूर्ख लोग को ढूंढ के ले आओ। तो उसमें से कई एक करके थे, उनमें से एक था वो अंगूठी ढूंढ रहा था एक लैंप के नीचे। तो कहते क्या, वो अंगूठी ढूंढ रहा, गिर गई। यहाँ गिरी थी, गिरी वहां थी झाड़ी के पीछे, लेकिन वहां अंधेरा है, तो वहां तो मैं ढूंढ नहीं सकता, तो यहाँ लाइट है, यहाँ ढूंढ मिलेगी नहीं, लेकिन लाइट यहाँ है। तो और ये सिर्फ टीवी TRP का डेटा नहीं, दिस इज ट्रू फॉर लॉट ऑफ थिंग्स इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। यू नो द डेटा इज फ्लॉड, बट दैट इज ऑल दैट देयर इज। तो भाई मुझे लेना देना नहीं है ठीक है नहीं, मुझे अपने बॉस को दिखाना है बस आपने डिप्लॉय किया था एक्स अमाउंट, क्यों डिप्लॉय किया सर, ये देखिए ये चार्ट ये बोलता है, ये चार्ट ये बोलता है, तो मैंने डिप्लॉय, अच्छा ठीक है। वो ऊपर बोल देगा जी इस, आप उसको बैठ के कहा सर एक्चुअली ये डेटा ही फ्लॉड है, मुझे लगता है मैंने अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च किया, मुझे लगता है ये ज़्यादा है हमारे ब्रांड के लिए। कौन करेगा ये सब? साला चार्ट दिखाओगे, ये बोलोगे हमने डिप्लॉय कर दिया, एड्स खत्म, बात। देयर इज नो रोबस्टनेस टू दिस सिस्टम।
तो कौन देख रहा है क्या देख रहा है वो मतलब उससे ज्यादा एक्यूरेसी तो डिजिटल पे है, कम से कम थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट तो है। आप देख सकते हैं कौन कितना दे। अब उसमें अलग प्रॉब्लम है, एल्गोरिज्म रिकमेंडेशन सडनली ऊपर हो जाता है, सडनली नीचे हो जाता है। अब यूट्यूब नहीं बताता भाई क्या बदला, कई बार बताता है कभी नहीं बताता। फेसबुक तो छोड़ ही दो, उसका तो पता नहीं हो क्या रहा है। सो इट्स एवरीबडी इज शूटिंग इन द डार्क। नहीं मतलब मैं तो उसको कोई रिलेट कर रहा था, तो हम लोग ने ये मीडिया ने लोगों को ट्रेन कर दिया है कि अग्रेशन और दिस होल लाइक चिल्ला चोट और गुस्से वाली क्या बोलते हैं आर्गुमेंटेटिव वाली वो न्यूज़ ही न्यूज़ है कि मीडिया हमें ट्रेन कर, लाइक इज इट मोर कि पब्लिक की एक्सपेक्टेशन है कि यही ऑप्शन है? आई थिंक अगर आप मुझसे पूछे ये कॉज एंड इफेक्ट का साइकिल कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ गया, मैं इसका ब्लेम या श्रेय सोशल मीडिया को दूंगा। और ये भी आप अगर पढ़ें, एक टाइम मैगजीन की कवर स्टोरी थी 2000 आई थिंक 18 या 19 की, द ऑनलाइन डिसइनहिबिशन सिंड्रोम और द ऑनलाइन डिसइनहिबिशन इफेक्ट। कि भाई जब आप ऑनलाइन किसी को कुछ बोलते हैं ना, आप ज़्यादा बोल देते हैं, फेस टू फेस आप वो नहीं बोलेंगे। तो वो टाइम मैगजीन वाली जो रिपोर्टर थी उन्होंने अपने कुछ ट्रोल्स के साथ मीटिंग्स फिक्स की, तो वो आए नहीं। तो बाद में फिर उसने ऑनलाइन मीटिंग में आया था, मैंने देखा था आप टेबल बैठे थे, लेकिन आई डेंट फील लाइक कमिंग एंड टॉकिंग टू यू, मैं ऑनलाइन गाली दूंगा। तो दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंड इज there were some gatekeepers of what is, now one can say was it fair, was it not fair, I'm not ascribing judgment to it, lekin what is polite or what is acceptable in society was established by a certain convention which was kind of set by a certain set of people, whether you call them elites, whether you call them people who were better educated or whatever it is. ऑनलाइन तो क्योंकि आपने भी अपने ग्रुप में नोटिस किया होगा, कुछ लोग ऐसे भद्दी बातें बोलते हैं, आप उनको पिछले 30-40 साल से जानते हैं। आप तो इतने बूढ़े नहीं है, लेकिन मैं 50 साल का हूँ, मैं कई लोगों को 30-40 साल से जानता हूँ। जैसी बातें वो आजकल, यार दीपक चौरसिया को मैं जानता हूँ, जब हम 21-22 साल के थे, वो क्या क्या बोलता है प्राइम टाइम पे। मैंने 4 साल उसके साथ काम किया, ऐसा नहीं था वो। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, कुछ पत्रकार हैं, कुछ पर्सनल लाइफ में हैं, जो जैसी चीजें वो आज बोलते हैं वो ऐसे नहीं थे। आप उनके साथ बैठ के ढंग की तमीज की बात कर सकते थे। तो हुआ क्या, ऑनलाइन जब लोगों ने नोटिस किया यार वहां पर ये बैठा है, अब मैं कुछ लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, वो पुराने दोस्त हैं हमारे साथ यहाँ बैठते थे, उनके जो नए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है ना, दे फाउंड देम ऑनलाइन। ऐसा नहीं कि उनके साथ they've grown up with them in school or something। साला ये भी गाली देता है उनको, ये मैं भी गाली देता हूँ, हाय मैन, एक दूसरे को सपोर्ट किया, फिर ऑफलाइन मिले, फिर दोस्ती हो गई। तो ये जो छोटी छोटी ट्राइब्स बनी है ना, ये ऑनलाइन डिसइनहिबिशन सिंड्रोम के चलते बनी। मैं कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था, फिर मैंने देखा यार वो भी बोलता है, वो भी बोलता है, तो ऐसे दे फाउंड ईच अदर। अब ये लोग ज्यादा ट्रेंड करने लगते हैं चीजें ऑनलाइन, और रादर देन इन द बिगिनिंग सोशल मीडिया फॉलोइंग ट्रेंड्स ऑफ लेगेसी मीडिया, अब लेगेसी मीडिया फॉलोज ट्रेंड्स ऑफ सोशल मीडिया। क्या ट्रेंड कर रहा है, क्या चल रहा है, उस पर करो शो। यार यहाँ मर्डर हो जाते हैं, स्टैम्पीड्स हो जाती हैं, फ्लड्स हो जाते हैं, उस पर प्राइम टाइम डिबेट नहीं होगी। किसने किसको ट्वीट करके क्या गाली दी, उस पर प्राइम टाइम डिबेट हो जाएगी, क्योंकि दे वांट टू फॉलो डिजिटल ट्रेंड्स। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेटफुल पीपल being the loudest on social media and legacy media picking that up from social media. So that is the loop that has been created, is what I think. इसमें जो आप बता रहे थे ना कि लोग ऐसे नहीं थे, तो मैं तो अपने फैमिली में देख चुका हूँ, एक्सटेंडेड फैमिली, तो वो मुझे इस टाइप की चीजें बोल देते हैं ना, लाइक यार ये कहाँ से आ रहा है ये, बिकॉज दिस पर्सन मेरे से एक जनरेशन अबव है। तो स्पेशली क्योंकि हम बहुत गाजा में जो हो रहा है उसके बारे में वीडियोस बनाते हैं, तो जैसे मुसलमानों को मार रहे हैं तो तुमको क्या प्रॉब्लम है, तो मैं बड़ा इफेक्ट हो जाता हूँ इस चीज से। क्या ये बंदा जो है मतलब मेरे रिलेशन में है। यार मैं तो मतलब माय फादर इज 90 years old नाउ, तो उन्होंने तो जब वो लाहौर से आए थे पार्टीशन के दौरान, तब आई थिंक 10-12 साल के थे, तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई थी। वो जब रेफ्यूजीज आए थे कनॉट प्लेस में, उत्तम में, कईयों को दिया गया था जगह, वहाँ पर ही हैज सीन फ्रॉम देयर टांगावाला बीइंग लिंच्ड यू नो बाय अ मॉब। और जब वो वहाँ, वो जनरेशन कभी इतना हेट नहीं दिखाती जिन्होंने फर्स्ट हैंड देखा है।
उसके बाद वाले मेरे जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो, मैंने कहा पता है ये ऐसे हुआ था, मैंने कहा पता है क्योंकि मेरे बाप ने देखा है, मेरे दादा आए थे, उन्होंने तो कभी जिंदगी में ऐसी बात नहीं की, तूने तो कभी नहीं देखा, तू तो साले 40 साल का है, तुझे पता नहीं इतनी हेट कहां से आ गई। जिन्होंने फर्स्ट हैंड देखा है उनसे मैंने इतनी हेट नहीं सुनी जितनी मैं तुझसे सुन रहा हूँ। दैट इज टॉट बाय सोशल मीडिया कंडीशनिंग। एब्सोल्युटली, मेरा भी एक्सपीरियंस सेम है क्योंकि हमारे फैमिली का भी सिमिलर ही बैकग्राउंड है। तो जब मैं अपने दादा नाना उनके जनरेशन से बात करता हूँ तो उनको कुछ नहीं है ऐसा, वो तो अच्छा ही बोलते हैं। पर जो अगेन फिर पेरेंट्स वाली जनरेशन हो गई 60+, वो फिर अलग ही धुन में रहते हैं। I'll just like to add कि वो बहुत बड़ा चीज तो ये भी ना कि अब ये जैसे we have gone 2 steps backwards with the current politics what's going on कि वो हेट का एकदम पूरा उसको एक्सपोनेंशियल वो मिल गया और हिस्ट्री बुक्स ही चेंज कर रहे हैं। हाँ। अभी लेटेस्ट की अकबर वाज अ बिग डेविल। नहीं फॉरगेट इट, चाहे आप डेविल करो वो करो, दैट इज फाइन। उन्होंने तो बोला कि हमने अपनी बुक्स में दिखा ही नहीं सकते कि भाई द राजपूत्स लॉस्ट अ बैटल। तो मैंने कहा you may not like it or dislike it and you may think there were unfair reasons, but you cannot change what happened. I mean, you can't say, bhai, Germany won the Second World War. You may not agree with the atomic bomb being dropped on Hiroshima and Nagasaki, but tomorrow say अमेरिका ने बहुत बुरा किया, हमारी हिस्ट्री बुक में सिखाएंगे जापान ने हरा दिया था। आप you are just, ऐसा तो हुआ ही नहीं। आप हमारे देखो यार, लाला रामदेव जैसे लोग, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इतनी फटकार लगाई उनको, क्या गलत मलत बकते रहते हैं वो अपने एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपने, लेकिन जब वो अपनी ड्रग लॉन्च करेंगे उनके साथ हमारी पूरी कैबिनेट खड़ी होगी, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो कोई भी साइंटिस्ट रो दे वो देख के। हमारे यहाँ तो मतलब एक नाली से निकली गैस से चाय बन जाती है, मतलब आपको कितनी एनर्जी चाहिए होगी वाटर को बॉइलिंग पॉइंट के लिए लाने के लिए, अगर आप 5 प्याले चाय बनाए। तो अब साइंस को रिजेक्ट कर दो, हिस्ट्री को रिजेक्ट कर दो, आप कुछ भी रिजेक्ट कर दो, कुछ भी पेल दो। प्रिंट मीडिया के क्या हाल है? बिकॉज मैं तो 1-2 पढ़ता हूँ तो मुझे वो ठीक लगते हैं, एक ही पढ़ता हूँ। दैट्स आल्सो कॉम्प्लिकेटेड, आपको भी हिस्टोरिकल देखना होगा कि जो लेगेसी प्रिंट बड़े जो अखबार हैं, इनको नेहरू के टाइम से यहाँ हर मेजर मेट्रो में उनको बिल्डिंग्स मिली हुई हैं, प्रेमिसेस मिले हुए हैं जो लीज पर हैं, और रूल ये है कि आप बेसमेंट, जो आपको प्रिंटिंग प्रेस चलाने जो प्रिंटिंग होती थी, आप 33% हैज़ टू बी यूज फॉर न्यूज़ एंड न्यूज़ रिलेटेड एक्टिविटी, 66% कैन बी गिवन ऑन रेंट, ताकि अगर एड्स ना भी मिले आपका अखबार चलता रहे। दैट वाज द लॉजिक, इट वाज वेरी प्रोग्रेसिव थिंकिंग। अब उनमें से आधे से ज़्यादा तो सीरियस अखबार चला नहीं रहे, वो बिल्डिंग पे बैठे हैं। तो जर्नलिज्म का इंसेंटिव ही नहीं रहा ना। जर्नलिज्म का इंसेंटिव, अब मैं फिर अपने हमेशा न्यूज़ लॉन्ड्री को प्लग करने लगता हूँ। न्यूज़ लॉन्ड्री का इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है वो है सब्सक्रिप्शन, पे टू कीप न्यूज़ फ्री, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम एड्स नहीं लेते। अब अगर आपका इंसेंटिव स्ट्रक्चर लोगों का सब्सक्रिप्शन है, आपको रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी। अगर आपका इंसेंटिव स्ट्रक्चर सरकारी एड्स हैं, ओनली डिफरेंस इज प्रिंट शोर नहीं मचाता क्योंकि वो पड़ता, लेकिन हमने न्यूज़ लॉन्ड्री पर कई रिपोर्ट्स किए हैं कि किस कदर की बिगटरी उन्होंने भी डेमोन्स्ट्रेट की है। तो वहाँ भी सरकारी एड्स आते हैं, सरकारी टेंडर्स के वो निकलते हैं, वो इंसेंटिव स्ट्रक्चर फ्लॉड है। और जो प्राइवेट सेक्टर वाले एडवर्टाइजर्स हैं वो भी प्रॉक्सीज हैं। आपके बिग सिग्निफिकेंट एडवर्टाइजर कौन है? अदानी हैं, अंबानी हैं, रिलायंस हैं, पतंजलि है। अब आप, आई नो फॉर अ फैक्ट एक पर्टिकुलर चैनल है, वो बहुत एंटी गवर्नमेंट होता था, उसके साथ एक बहुत बड़ी एमएनसी कॉर्पोरेशन की एड डील हुई थी, लेकिन वो डर गए क्योंकि उन पर इंक्वायरी शुरू हो गई। तो उन्होंने बोला तुम पैसे रख लो, हमारा ऐड अपने चैनल पे मत दिखाना, क्योंकि सरकार से वो डरते हैं। अब यूएस में भी हो रहा है ना, ट्रम्प ने तो डायरेक्ट धमकी दी है। कुछ चीज़ों में हम अमेरिका से आगे रहे, डायरेक्ट धमकी वहाँ नहीं देते थे, थोड़ी बहुत पीछे से देते। तो मतलब जब प्रेसिडेंट बाइडन थे तब भी इलॉन मस्क जैसे लोग और काफ़ी लोग देखो, जब बुश थे, बुश के अगेंस्ट आप पोजीशन लेके अपने आप कारोबार चला सकते। ट्रम्प ने डायरेक्ट धमकी देती है, तो चाहे बड़े बड़े बिलियनर्स हों, उन्होंने अपने एडिटोरियल टोन डाउन कर दिया क्योंकि अलाइंड इंटरेस्ट है ना। और जब भी आपका जो बेसिक फंडामेंटल
कमर्शियल इंटरेस्ट है वो सरकार से बहुत हैवीली इन्फ्लुएंस्ड है, तब आपकी फटेगी। यहाँ पर जो लार्ज मीडिया की ओनरशिप है, उसके ओनरशिप या ओनर्स का प्राइमरी फाइनेंशियल इंसेंटिव कहाँ से आ रहा है? एनर्जी, टेलीकॉम, माइनिंग, हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज, ठीक है। यूएस में बिग डेटा, टेक, हाईली रेगुलेटेड। आपका जो फंडामेंटल बिजनेस है उसका गवर्नमेंट रेगुलेशन से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। राइट। तो जो मैं बेसिकली एनालॉजी देता हूँ, एक बंदा जिसका एनुअल टर्नओवर 20-30 हज़ार करोड़ है, वो 300 करोड़ 400 करोड़ के चैनल या अखबार क्यों चलाएगा? अगर आपका मॉल है, ठीक है, आप बाहर पान की दुकान चलाओगे? फाइनेंशियल इंसेंटिव है आपका कुछ? आपका तभी है कि भाई पान की दुकान में आप वहाँ के जो ड्राइवर्स को भी टारगेट नहीं करें। पुलिस वाले जो आपकी हाँ। मॉल बंद कर सकते हैं, उनको आप टाइम टाइम पर चॉकलेट देते रहो, सिगरेट देते रहो, ये वो देते रहो, ताकि आप हमारी मॉल को चलने दो। मीडिया वो बन गया है। आपका बेसिक मॉल है एनर्जी, टेलीकॉम, डेटा, माइनिंग, यार ये रहने दो, ये चैनल के थ्रू आपकी हम तालियां बजाते रहेंगे, आपके प्रोपेगेंडा करते रहेंगे। नहीं तो फाइनेंशियली व्हाट सेंस डज इट मेक यार? It doesn't make sense on pure finance for someone who is running a business worth so much to start running media. तो आप पे तो हमने वैसे न्यूज भी पढ़ी है, काफी टाइप के एक्शंस लिए हुए हैं सरकार ने, तो किस किस टाइप के हैं थोड़ा वो बता दो, तो so that everyone hardens up a little, and how do you face these मतलब challenges थोड़ा? ठीक है, अब we have very good legal representation, हमारे मित्र हैं, lawyers हैं, वो बहुत कमिटेड हैं, डिफेंड करते हैं। जो हमारी टीम है, न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम, दे आर वेरी ड्रिवन, दे आर नॉट इंटिमिडेटेड इजीली। दिल्ली में 1000 प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन दिल्ली की एक चीज़ अच्छी है कि दिल्ली वाले लड़ना बहुत पसंद करते हैं, और हम बहुत एंजॉय करते हैं लड़ना। वो एक गाना है ना तो वो एक मेंटालिटी है। रेड हुई थी यहाँ पर 2 बार, मुझे एक बार करीब 6-7 घंटे डिटेन करके क्वेश्चनिंग हुई, दूसरी बार 13 घंटे डिटेन करके क्वेश्चनिंग हुई। क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की हुई हैं, वो चल रही हैं। ऊपर लेगेसी गोदी मीडिया ने भी हम पर केसेस ठोके हुए हैं। 2 बार पुलिस आई है यहाँ, एक बार तो ऐसी मतलब बेवकूफ़ाना चीज़ बोल के गए। एक को इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे यहाँ जंतर मंतर पे, एक बहुत घिनौनी एक रैली सी हुई थी कुछ लोगों ने, और स्लोगन्स चांट हुए थे, जब एम काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, इस टाइप के। तो उस पर ऑफ कोर्स दिल्ली पुलिस ने तो कुछ नहीं किया। मतलब यहाँ हम एक पीसफुल प्रोसेशन भी निकाल लो अगेंस्ट गवर्नमेंट, और आप पर पता नहीं क्या क्या धारा लगा दी। यहाँ ऐसी भद्दी चीज़ें हुई, कोर्ट ने ऑर्डर दिया था बस इस पर कुछ। तो अब कमाल की बात यह है कि उस इवेंट की फुटेज हमने स्टोरी की थी, हमारे पास ही है, पता नहीं बाकी चैनल क्या कर रहे हैं, वो शायद किसने क्या ट्वीट किया उस पर लड़ रहे होंगे। और पुलिस वाला आया, हमें फुटेज चाहिए। मैंने कहा पेन ड्राइव लाएं कि उसके पैसे भी मैं दूंगा। ऑफ कोर्स मैं नहीं देने, पेन ड्राइव भी मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा उसके तो पैसे ले लेते कर दे दिया करो। तो जैसे नहीं, हमें ओरिजिनल फ़ोन चाहिए जहाँ से रिकॉर्ड हुआ था। मैंने कहा मुझे याद नहीं, हमारे 4-5 फ़ोन हैं, लेकिन जो ओरिजिनल फ़ोन है वो तो उस पर रिकॉर्ड, मतलब बाहर रिकॉर्ड होके वापस आया, फुटेज डाउनलोड हुई, एडिट हुआ, फिर अब पर तो टैंपरिंग एविडेंस का केस लगेगा। मैंने कहा जिन लोगों ने स्लोगन्स किए थे वो अरेस्ट हो चुके हैं, अब मुझ पर केस करना चाहते ना, वो हो गया केस सॉल्व। अब उसका फेस भी इतना हो गया कि ही इज ऑल्सो, वो कौन सा खुद डिसीजन ले रहा है, जजमेंट कॉल्स, ही नोज हु इज रिपोर्टेड टू। मैंने कहा ऐसा है, आपको पता नहीं आपके पैसे कहाँ से आते हैं, लेकिन जो भी शूटिंग करता है ना, फोन लेके गया, फुल हो गया, फेंको, दूसरा फोन लेके, ऐसे नहीं होती। सिर्फ पीएम केयर्स फंड के पास इतने पैसे हैं, बाकी लोग। और अभी नहीं, जब मैं न्यूज़ ट्रैक में होता था, जो टेप होता था शूट होके आता था, फिर वो डंप होता था रिसाइकल टेप्स पर, फिर वो टेप वापस जाके 2 या 3 बार यूज होती थी। लिबरल कमीशन ने जब न्यूज़ ट्रैक की फुटेज यूज की थी एज एविडेंस, वो भी रिसाइकल टेप्स पे थी। कोई हर बार नया फोन फुल हो गया, दूसरा फोन लाओ। मैंने कहा लेकिन अगर आपको टैंपरिंग का करना है लगा दीजिए। आई वुड लव टू गो एंड आंसर अ जज की भाई दिल्ली पुलिस की इतनी है अकल
कि ऐसे होता है रिकॉर्डिंग। मतलब इस लेवल की तो मैं आपको 10 कहानियां सुना सकता। मुझ पर एक समन आया था बॉम्बे से, आके आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन से, क्योंकि मैंने एक यहाँ पर हमने एक पैरोडी की थी, ये राहुल शिवशंकर जो कहता है एंड कमिंग सून कमिंग, आपने देखा कैसे वो चने वाले की आवाज में करता है। टावरिंग न्यूज पर्सनालिटी को आपने इंसल्ट किया, आप क्रिमिनल, और खुद वो एडिटोरियल लिखते हैं लंबे लंबे, क्रिमिनल क्या कहते हैं, डेफेमेशन शुड नॉट बी अ थिंग। आपकी ही न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने एक एफआईआर की है जिसके लिए मुझे समन भी आया है। क्यों? क्योंकि मैंने राहुल शिवशंकर नवेका का मजाक उड़ा दिया। ये तो लेवल है हमारे मीडिया की, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोटेक्ट करेंगे? तो आई कैन गिव यू 15-20 एग्जांपल्स। आई डोंट गिव अ शिट, ठीक है? वो लवारिस का गाना है ना, अपने आगे ना पिछड़ा कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली। तो हम तो फकीर आदमी है जी और हमें लड़ना पसंद है, तो हम तो लड़ेंगे। जो डिजिटल मीडिया है एंड यूट्यूबर्स हैं जो आके पर्टिकुलर से इश्यूज के बारे में बात करते हैं, तो उन पर भी काफी अटैक्स हुए हैं। आप उनको क्या एडवाइस दोगे? बिकॉज आई नो आपके ऊपर बहुत हो चुके हैं एंड आप विक्टोरियस उससे निकल चुके हो। विक्टोरियस तो नहीं निकले, दैट्स एन ऑनगोइंग। सी द थिंग इज यार, इफ यू आर गेटिंग इनटू दिस, इट इज अ कॉम्बैट स्पोर्ट। अगर आपको फुटबॉल खेलना है ना, आपको ठुड लगेगी, आपको कोनी लगेगी, गोड्डे लगेंगे। अगर आप वो पसंद करते हैं उस टाइप का खेलना तो आओ, नहीं तो आप पैडल पिकल खेल लो। लेकिन अगर फुटबॉल बास्केटबॉल खेलना है, जब कोई जाके ले आप ऐसे कोनी निकाल के आएगा, तो आप डिसाइड कर लो आपको करना क्या है। मैं कई जर्नलिस्ट को ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि अच्छी बात है, वन शुड नॉट हैव टू वरी अबाउट योर फिजिकल सेफ्टी एज अ जर्नलिस्ट, बट दैट इज वेयर वी आर। सो फिगर आउट, वो एक है ना, फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट यू वांट आउट ऑफ लाइफ। आप आके बोलते हो मैं जर्नलिज्म करना चाहता हूँ, लेकिन आप पॉडकास्ट चला के आप ब्रांडेड कंटेंट करना चाहते हो, आप बनना चाहते हो इन्फ्लुएंसर, लेकिन आप अपने आप को बोलना चाहते हो जर्नलिस्ट। अब मुझे भी जब कोई जर्नलिस्ट बोलता है, मैंने कहा जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं मैनेजमेंट हूँ। मैं एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ जहां जर्नलिज्म होता है, लेकिन मैं खुद जर्नलिस्ट नहीं हूँ। मेरा जॉब है मैनेजमेंट, मेरा जॉब है कोर्ट केसेस झेलना, मेरा जॉब है समन्स झेलना, और मेरा जॉब है अपने जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करना। जर्नलिस्ट का जॉब है जर्नलिस्ट का। तो आई थिंक अगर आप अकेले व्यक्ति हैं तो मुश्किल है। आई विल ओनली रिक्वेस्ट न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस, बस मैनेजमेंट का काम क्या होता है? मैनेजमेंट का काम होता है अपने स्टाफ को इंसुलेट करना प्रेशर से, ताकि उनको रिसोर्सेज मिले और उनको ये चीज ना झेलनी पड़े। दैट इज व्हाट यू आर बेसिकली मेकिंग अ सैलरी फॉर, दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज पेड अ सैलरी। क्योंकि स्टोरीज मैं तो नहीं कर रहा। अगर आप वो नहीं कर सकते ना, तो धिक्कार है आप पर। चाहे आप बड़े बड़े जैन्स हों, पुरीज हों, अर्नब्स हों, अगर आपकी इतनी औकात नहीं है कि अपने जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट कर सको, तो आप सैलरी किस बात की ले रहे हो? क्योंकि जर्नलिस्ट तो आप कर ही नहीं रहे। तो मेरा जॉब है ये झेलना। तो उसके बारे में अगर मैं रहूं हाय ये वो, फिर बॉस आप कुछ और कर लो। और कर सकता हूं मैं फूड शोज बनाता था, मैं लाइफस्टाइल शोज बनाता था, मेरा अच्छा पैसा है उसमें, निकल जाएगा मेरा। लेकिन उसमें साला लड़ता नहीं मुझसे कोई, मैं फिर डिप्रेस हो जाता हूँ। तो आई मीन I would just say that be ready for combat. If you don't enjoy combat, don't do this. And have good friends who are lawyers. Because a good lawyer is an asset, is worth his weight in gold. थैंक यू सो मच, मतलब बहुत ही एनलाइटनिंग था। एंड एक चीज तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि भाई अगर आपको एक्चुअली थोड़ा इंटेलिजेंट सिटीजन बनना है तो आपको न्यूज लॉन्ड्री पे जाके सब्सक्रिप्शन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि असली में देश खतरे में है। अगर कुछ है मीडिया तो है ही है हमारे देश का, तो डेफिनेटली आपको जाके मतलब ये करना पड़ेगा। मैं खुद भी हूँ एंड गिवन जो आपसे बात करके समझ में आया क्लियरली कि अगर आप नहीं पे कर रहे हो न्यूज के लिए, तो इसका मतलब आप ब्रेन वॉश्ड हो। कोई और पे कर रहा है, और कोई और हाँ कोई और वो कौन है वो आप फिगर आउट कर लो। क्योंकि इंडियन ऑडियंस, इंडियन पीपल इन जनरल वन ऑफ द मोस्ट ब्रेन वॉश्ड लोग हैं, मुझे आजकल लगता है ऐसा। आई थिंक दैट इज कॉमन इन डिफरेंट पार्ट्स इन डिफरेंट वेज। हमारे यहाँ जो सोसाइटी है ना, वो बहुत ही फ्रैगमेंटेड है। तो इंडिया में एक क्लीशे है, everything you say about India, the opposite is also true. If you say India is one of the most cruel, places, the way you see lynchings,
the opposite is also true. It is one of the most kind places also. So it's an old cliche. So it is because it is so big here. मतलब इंडिया इज एक एक स्टेट एक एक यूरोपियन कंट्री के साइज का है. अब एक पंजाब young Sidhu Saab from Phagwada or from Amritsar, what does he have in common from someone from Kuttambakam district or from Dindigul? Some young boy from Nagaland, what does he have in common from say someone from Gujarat? It is so fragmented that of course there are certain generalizations that are natural when we are a country, but sometimes it doesn't quite give the accurate picture. Agreed. So yeah, that's my bit. Thank you so much. Yeah. It was a pleasure talking to you, gentlemen. Thank Yeah. you. And all the best for your channel as well. एंड लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में टू सब्सक्राइब. और एक अपने जरा व्हाट्सएप अंकल को भी देना जैसे मैंने की हुई है वो. Yes, don't forget.